तो चलिए प्यारे बच्चों, अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा है इलेक्ट्रिक चार्ज, उसकी प्रॉपर्टीज और कूलम्ब्स लॉ के बारे में पढ़ा। कूलम्ब्स लॉ में हमने देखा कि कूलम्ब्स लॉ जो है दो चार्ज पार्टिकल के बीच का फोर्स का मेजरमेंट बताती है। हम लोगों ने बहुत सारे चार्ज पार्टिकल के बीच का मेजरमेंट भी निकाला, यानी कि फोर्स के मेजरमेंट भी निकाला। बट आप एक चीज भूल गए कि फोर्स जो होती है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, और वेक्टर क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है। बट अभी तक हम लोगों ने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं किसी के डायरेक्शन के बारे में बात नहीं की। तो चलिए आज हम फोर्स के डायरेक्शन के बारे में बात करें, और डायरेक्शन के बारे में बात करने के लिए आप एक हेडिंग लगा लें, कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ठीक है, आप हेडिंग लगा लें, कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। आइए समझते हैं। दो चार्ज पार्टिकल है। मान लिए ये हमारा Q1 है जिसका पोजीशन वेक्टर R1 है। दूसरा चार्ज पार्टिकल हम यहाँ पे मान लो ये Q2 है, और इसका जो पोजीशन वेक्टर है ये R2 है। ये ओरिजिन है, ये A मान लो, इस पोजीशन को आप B मान लो, ये चार्ज हमारा Q2 है। मुझे बताइए अगर ऐसा है तो Q1 Q2 पे फोर्स लगाएगा और Q2 भी Q1 पे फोर्स लगाएगा। आप ध्यान दीजिए, एक चीज मैंने बताया था कि अगर ये सेम नेचर का चार्ज है तो ये इसको रिपेल करेगा, अगर अपोजिट नेचर का चार्ज है तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। मान लो कि ये सेम नेचर का चार्ज है Q1 एंड Q2, Q1 इस पे फोर्स लगाएगा किधर, लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस, बिल्कुल जो इस दोनों चार्ज को एक लाइन जो ज्वाइन कर रही है बिल्कुल उसी की अलोंग फोर्स लगाएगी, और इस फोर्स को हम कहते हैं F ऑन Q2 ड्यू टू Q1। इसको क्या पढ़ते हैं, पढ़ना सीख लो, ऐसे ही पढ़ते हैं। इसको पढ़ते हैं फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। Q1 के कारण जो Q2 पे फोर्स लगा इसको हम लिखते हैं F ऑन Q2 ड्यू टू Q1। क्योंकि हमने यहाँ पे इसका नेमिंग कर दिया है, हमने बोल दिया कि ये सेकेंड चार्ज है, ये फर्स्ट चार्ज है, तो आप Q1 Q2 के बजाय आप सीधा 2-1 लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, 2-1 लिख सकते हो। दूसरे चार्ज पार्टिकल में फोर्स पहले के द्वारा। उसी तरीके से दूसरा चार्ज पार्टिकल जब इस पे फोर्स लगाएगा इसको आप क्या लिखोगे, F12। कोई दिक्कत, फोर्स इज ऑन 1 ड्यू टू सेकेंड चार्ज पार्टिकल। यहाँ तक समझ में आई? अब बताओ, हम यहाँ पे बात किसी करने जा रहे हैं, डायरेक्शन की। इतनी बातें तो आपको पता था, हम बात करने जा रहे हैं डायरेक्शन की। डायरेक्शन की बात समझो, ये चार्ज पे फोर्स लगाए किधर की तरफ, इधर की तरफ, तो ऐसे तो नहीं बोलेंगे इधर की तरफ, इसको हमको राइट करना पड़ेगा। इधर की तरफ बोलने से काम तो नहीं चलेगा। तो मैं इसको क्या बोल रहा हूँ, अगर ये पोजीशन वेक्टर R1 है, अगर ये पोजीशन वेक्टर R2 है, तो मैं यहाँ पे एक चीज लिखता हूँ, अगर हम Q की तरफ पॉइंट करेंगे फोर्स को, किधर की तरफ, अगर फोर्स Q2 की तरफ पॉइंट करेंगे, यानी जब Q1 Q2 पे फोर्स अप्लाई करेगा तो ये क्या कहलाएगा, R21। इसको हम कहते हैं इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्ज Q2 रिलेटिव टू Q1। इस Q21 को क्या पढ़ेंगे, पोजीशन। ये Q2 चार्ज का पोजीशन वेक्टर है, किसके रिस्पेक्ट में, Q1 के रिस्पेक्ट। ऐसे ही बोलेंगे ना, ध्यान रखना, जब ये Q2 के तरफ पॉइंटेड हो हम लिखेंगे Q21। अब देखो, अगर ये इस पे फोर्स लगा रहा है तो अब ये जो पॉइंटेड हो जाएगा हमारा किसके तरफ होगा, Q1 के तरफ होगा, और इसको हम लिखेंगे R12। R12 का क्या मतलब, पोजीशन वेक्टर ऑफ Q1, पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्ज Q1 इज इन रिस्पेक्ट ऑफ Q2। इतनी बातें समझ में आई? चलिए अब हम इसको लिखेंगे कैसे, कूलम्ब्स लॉ। आप जानते हो कि कूलम्ब्स लॉ जो होता है क्या होता है, F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R²। ठीक है, ये तो हमने मैग्नीट्यूड की बात करी थी, बट यहाँ पे अपने को डायरेक्शन दिखाना पड़ेगा। और आप पढ़े होंगे वेक्टर में ये सब सारी चीजें, वेक्टर की अगर आपको नहीं समझ में आ रही है यहाँ पे तो प्लीज एक बार आप वेक्टर रिवाइज करो। वेक्टर अगर आप रिवाइज कर लोगे तो 100% आपको समझ में आएगा। अगर आप वेक्टर भूल चुके हो तो दिक्कतें आ सकती है। ठीक है, चलिए आइए टॉपिक पे। क्या बोला मैंने, कूलम्ब्स लॉ को अभी तक अपना इतने लिखते थे, लेकिन अब इसमें डायरेक्शन भी जोड़ना है। और आपने कूलम्ब्स ये वेक्टर में पढ़ा होगा कि डायरेक्शन को एक यूनिट वेक्टर स्पेसिफाइड करती है। मतलब अगर किसी वेक्टर का डायरेक्शन दिखाना होगा हम उसको यूनिट वेक्टर के फॉर्म में लिखते हैं। ओके, इन एनी सॉरी, मेरा बोलने का मतलब है
कि आपको इस डायरेक्शन में अगर इसका डायरेक्शन दिखाना है, बताइए F21 का डायरेक्शन क्या होगा, तो इसके डायरेक्शन में आपको यूनिट वेक्टर लिखना होगा। वो यूनिट वेक्टर क्या होगा, R21 का यूनिट वेक्टर। क्लियर है क्या बोल रहा हूं मैं? इसके डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन को लिखने के लिए आपको इसका यूनिट वेक्टर लिखना पड़ेगा। और अगर यूनिट वेक्टर आपको नहीं पता है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, देखिए R21 इसको, इसका जो यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर डिफाइन कैसे होता है, वेक्टर इन दैट डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में वेक्टर अपॉन इसका मैग्नीट्यूड। समझ में आया? यूनिट वेक्टर को कैसे डिफाइन करते हैं, उस डायरेक्शन में वेक्टर अपॉन इसका मैग्नीट्यूड, यही होता है ना यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर क्या बताता है, डायरेक्शन बताता है। यहाँ पे मुझे बताओ, अगर हम F21 की बात करें, इसकी बात करें, F21 की बात करें, तो इसका यूनिट वेक्टर क्या लेंगे, R21। यूनिट वेक्टर को कैसे लिखते हैं, कैप लिखते हैं। बोलिए ये बात समझ में? यही है कूलम्ब्स लॉ वेक्टर फॉर्म। कूलम्ब्स लॉ वेक्टर फॉर्म यही है, समझ में आया? इसको आप और ज्यादा तोड़ सकते हो, कैसे सर, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अगर आप इस यूनिट वेक्टर को तोड़ोगे, मैंने अभी अभी बोला कि यूनिट वेक्टर होता है हमारा, ये क्या होता है, वेक्टर इन दैट डायरेक्शन। जिस यूनिट डायरेक्शन में आप यूनिट वेक्टर ले रहे हो, उस डायरेक्शन में वेक्टर क्या है और उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है। तो इस डायरेक्शन में जो आप ले रहे हो, इस डायरेक्शन में वेक्टर क्या है, R21 है, और इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, R21 का मैग्नीट्यूड अगर हम बोले, ये सीधा सीधा R के बराबर है। बताओ यहाँ से यहाँ तक का मैग्नीट्यूड क्या है, हमें डिस्टेंस कितना लिख सकता है, R लिखा है। समझ में आएगा? इस चीज को आप मैग्नीट्यूड को आप ऐसे भी लिखते हो, मतलब सिंपली R से लिखते हो, ये बात आप जानते होंगे। क्या मैं इसको Q1 Q2 अपॉन R21 ऐसा लिखूँ? ये जो आपका मैग्नीट्यूड लिखा हुआ है, इसको आप सीधा सीधा R लिख सकते हो ना, पढ़ा होगा ये आपने, ठीक है? यही होता है हमारा F21। समझ में? यही होता है हमारा वेक्टर फॉर्म में कूलम्ब्स लॉ। अगर आपको नोट करना हो, सर आप पूछोगे सर 1 2 कितना होगा, इस पे कितना फोर्स लगेगा, मैं लिखूंगा K Q1 Q2 अपॉन, मुझे बताओ, अगर मैं R स्क्वायर लिखता हूँ तो इधर की तरफ कौन सा फोर्स है, ये इधर की तरफ लग रहा है, यानी कि इसको आप लिखोगे R12, 2 से 1 के तरफ, 2 से 1 के तरफ लग रहा है, डायरेक्शन ले रहा है, इसका यूनिट वेक्टर आप लिखोगे। इसको भी जब आप करोगे तो A Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, इन द डायरेक्शन R2 कर दो, इन द डायरेक्शन ऑफ R12। समझ में आया? समझ में आया? इसी को हम लोग कहते हैं कूलम्ब्स लॉ की वेक्टर फॉर्म। यहाँ पे हमने क्या कर दिया, डायरेक्शन लिखा दिया। जब आप डायरेक्शन लिखाओगे तो R3 हो जाएगा, और जब आप ये लिखोगे, कैप लिखोगे, तो मतलब यूनिट वेक्टर को आप ऐसे ही छोड़ दोगे, ये R स्क्वायर। ये बात समझ में? चलिए यहाँ से आप एक चीज और देख सकते हो। क्या देख सकते हो सर, इसका मैग्नीट्यूड तो सेम, क्या मैं बोल रहा हूँ सर, R21 का बराबर है R12। सर इसका मैग्नीट्यूड तो सेम है, बिल्कुल सेम है, बट डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। इसका मतलब सर हम यहाँ से कह सकते हैं कि R21 जो है बराबर होगा माइनस ऑफ R12। बोलो कोई दिक्कत, बोलो कोई दिक्कत? मैग्नीट्यूड तो सेम है बट डायरेक्शन अपोजिट है। आप जानते हो, नेगेटिव वेक्टर आपने पढ़ा होगा, नेगेटिव वेक्टर आपने पढ़ा होगा। इफ अ वेक्टर आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन, उसको हम लोग क्या कहते हैं, नेगेटिव वेक्टर। उसको ऐसे ही डिनोट करते थे ना, जैसे देखिए ये एक वेक्टर ए है और ये दूसरा वेक्टर बी है। अगर ए और बी का मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन अपोजिट है, इसको क्या कहते हैं, नेगेटिव वेक्टर कहते थे ना, ए इक्वल टू माइनस ऑफ बी। वही चीज को मैंने यहाँ पे लिखा है, समझ में आया? इसका मतलब सर आप कह सकते हो, यहाँ पे अगर मैं इसको चेंज कर दूँ, मैं सिंपली कह सकते हो A Q1 Q2, ये जो R12 लिखा हुआ है, क्या मैं इसको R21 लिखूँ अपॉन R2, माइनस ऑफ R21 लिखूँ? अगर आप इसको माइनस ऑफ R21 लिखोगे तो कंपैरिजन करो इस इक्वेशन को, इसको अगर दूसरा इक्वेशन मान ले, इसको अगर पहला इक्वेशन मान ले, तो कंपैरिजन करोगे तो दोनों का दोनों एक्सप्रेशन सेम है। यहाँ पे नेगेटिव साइन जुड़ गया है, यहाँ पे नेगेटिव साइन जुड़ गया है। कहने का मतलब इसके आगे आप अगर बढ़ोगे, इसके आगे आप बढ़ोगे, मेरे कहने का मतलब है F21 आपको बराबर मिल जाएगा माइनस ऑफ F12 के। बोलो किसको कोई दिक्कत? कैसे सर? अरे एक्सप्रेशन सेम है, ये F21 है, ये F12 जो है माइनस में यहाँ ला दो,
ये दोनों एक्सप्रेशन सेम है। यहाँ से आप कह सकते हो ये जो फोर्स है इसी के बराबर है बट माइनस के साथ। समझ में आई? इसका मतलब अब देखो एक और चीज ध्यान देना, इसको देख के आपको कुछ याद आ रहा है? ये चीज आपने कहीं पढ़ा था मैकेनिक्स में? बिल्कुल पढ़ा था। न्यूटन्स थर्ड लॉ याद है आपको? क्या होता है? एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, और उसको इसी तरीके से लिखते थे ना। इसका मतलब कूलम्ब्स लॉ भी जो है न्यूटन्स के थर्ड लॉ को ओबे करती है। समझ में आई? कूलम्ब्स लॉ भी जो है न्यूटन्स के थर्ड लॉ को ओबे करती है। चलिए, मुझे उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे कूलम्ब्स लॉ वेक्टर फॉर्म। अब देखिए इस चीज को कई बार जो है ना पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में भी लिखा जाता है। सर इसका क्या मतलब? जैसे ये R21 लिखा हुआ है ना, इसको कई बार लोग पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में लिखते हैं। कैसे सर? कैसे लिखते हैं पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में? देखिए तो आपको ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पता हो। क्या बोला मैंने? ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पता हो। क्या होता है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन सर? ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन होता है कि अगर आपका ये वेक्टर है, अगर आपका ये वेक्टर है, अगर इसको ये अगर आपका दूसरा वेक्टर है, तो इसका जो आप सम निकालते हो, इसका जो आप सम निकालते हो, तो इसके टेल से उसके हेड को क्या करते हो? ऐड करते हो। इसके टेल से उसके हेड को ऐड करते हो, और ये जो होता है सम कहलाता है। शर्त ये होती है इसका जो पॉइंटेड होता है वो एक ही डायरेक्शन में होनी चाहिए। समझ में आ रही है? अगर ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, इसका सम क्या हो? ये सम रिजल्टेंट फोर्स कहलाता है, रिजल्टेंट कहलाता है। चलिए यहाँ पे आप देखिए, ध्यान दीजिए, अगर ये R1 है, अगर ये R1 है, इसका हेड यहाँ पे है, यहाँ से R2 और दूसरा वेक्टर है, इसका हेड से टेल जुड़ा हुआ है, और तीसरी वेक्टर को ध्यान दो R2, ये यहाँ से यहाँ जुड़ा हुआ है, मतलब दिस प्लस दिस इक्वल टू दिस का लाइन। देखो इस वेक्टर को ध्यान से, ये कुछ ऐसा है, तो मुझे बताओ दिस, ये जो है R वेक्टर है, ये जो है R21 वेक्टर है, क्या इस दोनों को हम जोड़ देंगे तो ये R2 वेक्टर मिलेगा? क्या मिलेगा? इसी तरीके से यहाँ से अगर मैं बोल दूँ कि मैं अगर R21 को प्लस R1 वेक्टर को अगर हम जोड़ देते हैं पोजीशन वेक्टर को, तो अपने को मिलेगा R2 वेक्टर। यहाँ से अगर मैं बोलूँ कि अगर मैं R2 वेक्टर को लिखूँ R2 माइनस R1, तो किसी को कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए, किसी को कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए अगर मैं इस चीज़ को ये लिखूँ तो। और यही कहलाता है पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर फॉर्म। अभी हमने ऐसा लिखा, कोई आदमी क्या कर सकता है? इस R21 के जगह पे ये चीज भी लिख सकता है। बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको लिखना है आप लिखो, कैसे क्वेश्चंस पूछा जा रहा है उस हिसाब से आप अपने आप को चेंज करो। ठीक है, चलिए, मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से आप R12 की वैल्यू भी लिख लेंगे। ओके, चलिए इस पे एक क्वेश्चन करते हैं, तभी आपको समझ में आएगा। एक क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, बोले कि एक इलेक्ट्रॉन जो है एक हाइड्रोजन एटम में क्या कर रहा है? हाइड्रोजन एटम में, हाइड्रोजन एटम में एक ऑर्बिटल में रिवॉल्व कर रहा है। एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम के ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है। आपसे पूछ रहा है बताइए कि फोर्स की वैल्यू क्या होगी। आपको ऑप्शन दे रखा है F इक्वल टू के ई स्क्वायर अपॉन R क्यू R डायरेक्शन में। दूसरा ऑप्शन दे रखा है F के ई स्क्वायर R क्यू R यूनिट वेक्टर। तीसरा ऑप्शन दे रखा है F बराबर होगा माइनस ऑफ के ई स्क्वायर R क्यू R डायरेक्शन। चौथा ऑप्शन दे रखा है F इक्वल टू के ई स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर R यूनिट वेक्टर। आपसे पूछ रहा है बताइए फोर्स क्या होगा। बिल्कुल यार, अगर ये हाइड्रोजन एटम है तो मुझे बताओ बीच में न्यूक्लियस पे कहीं प्रोटॉन भी होगा। आप जानते हो इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? प्लस माइनस ही चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पे। इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1.6 × 10⁻⁻⁹। यानी कि इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो कितना होता है? इसका -3। और जो प्रोटॉन पे चार्ज होता है वो भी सेम वैल्यू का होता है, बट ये पॉजिटिव ही होता है। तो मुझे बताओ ये इलेक्ट्रॉन ये प्रोटॉन अगर ये R डिस्टेंस के सेपरेशन पे है, इसके बीच का फोर्स आप क्या लिखोगे? F के Q1 Q2 यहाँ पे क्या है? सेम है, बट क्या है? अपोजिट इन नेचर है, Q1 और Q2। देखो अभी तक जो हम ले रहे थे, हम इस माइनस साइन को क्या कर रहे थे? नहीं कंसिडर कर रहे थे।
जो कि हम वेक्टर फॉर्म में पढ़ रहे हैं, पढ़ी यही चीज रहे हैं डायरेक्शन वाली चीज, तो यहाँ पे आपको माइनस साइन क्या करना पड़ेगा, कंसीडर करना पड़ेगा जो हमें डायरेक्शन बताएगा। जैसे यहाँ पे एक चार्ज माइनस क्यू हो जाएगा और दूसरा चार्ज प्लस क्यू हो जाएगा अपॉन आर स्क्वायर, कोई दिक्कत, चूंकि ये वेक्टर फॉर्म में लिखा हुआ है, चूंकि ये वेक्टर फॉर्म में लिखा हुआ है, ये आर स्क्वायर आर कैप लिखो या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन आर क्यू आर दिस। ऑप्शन मिलाओ, ऑप्शन मिलाओ कौन सा सही है। अगर स्क्वायर वाला मिलाओगे तो यहाँ पे नेगेटिव साइन छूटा हुआ है, सब कुछ सही है बट यहाँ पे नेगेटिव साइन छूटा हुआ है। अगर ये वाला आप ऑप्शन देखोगे, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये वाला ऑप्शन देखोगे यहाँ पे पॉजिटिव साइन है बट होना क्या चाहिए, नेगेटिव साइन होना चाहिए, ये नेगेटिव होना चाहिए। समझ में आ रहा? चलो, मुझे उम्मीद है बिल्कुल समझ में आ गया आपको। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। क्या है? आप नेक्स्ट हेडिंग लगाएं, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। चलिए मेरे साथ देखिए, आप मेरे साथ देखिए, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सर ये क्या होता है? चलिए मेरे साथ थोड़ी देर आप और लिखेंगे एक स्टेटमेंट। देखिए, इट स्टेट्स दैट द electric force experienced by a given charge particle due to a system of charge particles is equal to the vector sum of forces exerted on it due to all the charge particles of the system। एक लाइन और लिख लेना, अगर इतना आपने लिखा है तो एक लाइन और लिख लेना, लिखना the force between two charge particles is not affected by the presence of other charge particle। चलिए मैंने क्या लिखा? मैंने लिखा है कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है। एक बार मैं पढ़ के सुना दूं, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करता हूं। मैंने लिखा है कि इट स्टेट्स दैट द इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ चार्ज पार्टिकल इज due to the system of charge particle is equal to the vector sum of forces exerted on it due to the charge particles of the system। अगला लाइन्स मैंने लिखा है the force between two charge particles is not affected by the presence of other charge particle। समझ में आया? चलिए, नहीं आया? मैं ये बोल रहा हूँ कि अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे थे वो 2 पॉइंट चार्ज पार्टिकल के बीच का फोर्स पढ़ रहे थे, बट अगर हमको एक चार्ज पार्टिकल का सिस्टम दे दिया जाए, कहने का मतलब अगर 3 चार्ज दे दिया जाए, 4 चार्ज दे दिया जाए, 5 दे दिया जाए, 6 दे दिया जाए, तो उस पे जो फोर्स एक्सर्ट होगी सारे चार्ज की तरह, वो कैसे कैलकुलेट करें? क्या बोल रहे हो सर आप? चलिए एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाते हैं। मान लो आपके पास एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है और इक्विलैटरल ट्रायंगल के मान लो ये ए है, ये बी कॉर्नर है, ये सी कॉर्नर। यहाँ पे
चार्ज Q1 है, यहाँ पे चार्ज Q2 है, यहाँ पे चार्ज Q3 है। Q1 बराबर Q2 बराबर Q3, मतलब 3 सिमिलर चार्ज को एक इक्विलैटरल ट्रायंगल के कॉर्नर पे रखा गया है। और अगर आपसे पूछे कि मुझे बताइए, आपसे अगर क्वेश्चन पूछे फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड मतलब उस पे सॉरी एक्सर्टेड ऑन Q3, आपसे अगर क्वेश्चन पूछे कि बताइए इस Q3 पे कितना चार्ज होगा, कितना फोर्स लगेगा, किसके द्वारा, इस Q2 और Q1 के द्वारा। देखिए यही चीज मैंने लिखा है, द फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल इज नॉट अफेक्टेड। देखिए अभी तक आपने दो चार्ज पार्टिकल के बीच का फोर्स पढ़ रहा था। मान लो कि ये पहला चार्ज पार्टिकल है, दूसरा चार्ज पार्टिकल है, यहाँ पे एक तीसरा चार्ज पार्टिकल दिया। ये जो तीसरा चार्ज पार्टिकल आया है ना, इससे इसके बीच के फोर्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। द फोर्स इज अनइफेक्टेड in the presence or absence of other charges। इस चार्ज के होने या ना होने से इसके फोर्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, या फिर इसके इस चार्ज के होने की वजह से इस दोनों के फोर्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये अपने अपने दायरे में इक्वल फोर्स लगाए। तो मुझे बताइए, अगर आपको Q3 पे फोर्स कैलकुलेट करने के लिए बोला जाए तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे? जरा गौर करना, समझते हो ऊपर के स्टेटमेंट को। Q3 को मैं यहाँ लिखा, मुझे बताइए Q2 के द्वारा Q3 पे कितना फोर्स लगेगा? आप जानते हो ये इधर की तरफ लगेगा। पहली बात तो ये जो है हमारा फोर्स ऑन Q3 ड्यू टू Q2, इसको मैं सीधा 3 को लिखूं। फोर्स ऑन Q3 ड्यू टू Q2 कितना होगा मुझे बताओ, क्या होगा? K Q स्क्वायर, क्योंकि दोनों चार्ज सेम है, अपॉन बीच का डिस्टेंस A स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सिर्फ यही फोर्स इसमें नहीं लग रहा होगा, यहाँ पे एक और चार्ज पार्टिकल मौजूद है, ये भी इस पे फोर्स लगा रहा होगा। किधर की तरफ? लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस, यानी कि इधर की तरफ। समझ में आई? और ये इस पे कितना फोर्स लगाएगा? K Q स्क्वायर अपॉन इसके बीच का डिस्टेंस भी यही है। चलिए ये इसको इधर फोर्स लगाएगा। अब मैं पूछ रहा हूँ, मुझे बताओ कि इस पर रिजल्टेंट फोर्स लग कैसे रहा? ऐसा तो नहीं है कि ये जो Q3 चार्ज पार्टिकल थोड़ा सा टूट के इधर की तरफ भाग जाएगा और थोड़ा सा टूट के इधर की तरफ भाग जाएगा, ऐसा तो नहीं है। जाएगा तो किसी एक ही डायरेक्शन में ना, तो इसका रिजल्टेंट फोर्स कैसे निकालते हैं? आपको पता है ये हमारा दो वेक्टर बन गया, ठीक है, इसके बीच में कुछ, इसके बीच का एंगल क्या है? चूंकि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, कितना है? 60 डिग्री। इसके बीच का रिजल्टेंट फोर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो वेक्टर का कितना इंपोर्टेंस है। आप जिस टाइम वेक्टर पढ़ रहे थे उस टाइम आपको इसकी इंपोर्टेंस बहुत ज्यादा समझ में नहीं आई। आपको लग रहा होगा क्या पढ़ रहे हैं वेक्टर वगैरह, फिर क्या है? देखो अब यहाँ पे कैसे फोर्स को आप कैलकुलेट करोगे बिना वेक्टर के? फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए आपको वेक्टर आना चाहिए, ठीक है। किसी चीज की इंपोर्टेंस को समझना बहुत ही जरूरी है, किसी चीज की इंपोर्टेंस को समझना बहुत ही जरूरी है। जैसे देखो अभी भी आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। क्या कर रहे हो? अभी जो टाइम चल रहा है आप इसके इंपोर्टेंस को नहीं समझ रहे हो। आप पबजी खेलने में, फालतू के वीडियोस देखने में अपने टाइम को बर्बाद कर रहे हो। यकीन मानो मेरा, जिस दिन इस टाइम को खो दोगे ना, उस दिन हंसते हुए भी रो दोगे आप। अभी आप टाइम को बर्बाद कर रहे हो, कल जाके टाइम आपको बर्बाद करेगी। न्यूटन का थर्ड लॉ, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। आज आप टाइम को बर्बाद करो, कल आपको टाइम बर्बाद करेगी। समझ में आ रही है? इफ यू आर द रियल एस्पिरेंट्स ऑफ IIT, अगर आप IIT में जाना चाहते हो तो IIT के बच्चे इस तरीके से वक्त को बर्बाद नहीं करते। IIT के इंपोर्टेंस को समझो, पढ़ने में अपने आप मन लगने लगेगा। किसी चीज के इंपोर्टेंस को समझना सही टाइम पे बहुत जरूरी है। जैसे उस टाइम पे अगर आपने वेक्टर का इंपोर्टेंस समझा होता तो हो सकता है, देखो मैं सब बच्चे की बात नहीं कर रहा, बट मैक्सिमम बच्चे मुझे पता है कि इस चीज को नहीं जाना, भूल चुके हैं। याद दिलाओ तो याद आ सकता है। तो सही टाइम पे चीजों का इंपोर्टेंस समझना बहुत जरूरी है। IIT की इंपोर्टेंस समझो आप। जब आप इंपोर्टेंस समझ लो, अगर आपको कभी फुर्सत मिल जाए ना इस पबजी वगैरह से, फालतू के वीडियोस देखने से, गप्पे लगाने से, अगर आपको फुर्सत कभी मिल जाए तो यूट्यूब पे जाना या फिर गूगल पे जाना और सर्च मारना व्हाट इज द इंपोर्टेंस ऑफ IIT। यकीन मानो पढ़ने में मन लगने लगेगा आपको। मैं एक स्टोरी सुनाता हूँ यार, मुझे एक बात याद आ रही है।
अमेरिका के न्यूज चैनल में एक एंकर बता रही थी, मुझे वहां की एक बात याद आ रही है, मैं सुना तो बहुत अच्छी बात है। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि यूनाइटेड स्टेट जो है सऊदी अरेबिया से ऑयल को एक्सपोर्ट करती है, सॉरी इंपोर्ट करती है, मंगाती है। जापान से कार को इंपोर्ट करती है, कोरिया से टीवीज मंगाती है, स्कॉटलैंड से विस्की मंगाती है। बट वहां पे एक क्वेश्चन था कि व्हाट यूनाइटेड स्टेट इंपोर्ट फ्रॉम इंडिया, और जवाब सुन के आपको बहुत हैरानी होगी, आपको गर्व होगा ये सुन के कि उनका जो जवाब था वो था कि वी इंपोर्ट पीपल रियली वेरी स्मार्ट पीपल फ्रॉम इंडिया। इंडिया से वो क्या इंपोर्ट करते हैं? स्मार्ट पीपल। उन्होंने कहा कि देयर आर द इंस्टीट्यूशन इन इंडिया कॉल्ड IIT, कि वहां पे एक इंस्टीट्यूट है IIT जहां पे बेस्ट माइंड को ट्रेन किया जा रहा है, जहां पे बेस्ट माइंड को ट्रेन किया जा रहा है। अगर आपको भी ये बेस्ट ट्रेनिंग चाहिए तो आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको फालतू के टाइम को बर्बाद नहीं करना पड़ेगा। आप जानते हो कि इस बेस्ट ट्रेनिंग के लिए भी आपको एक एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है, JEE जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन। सो इफ यू आर द रियल एक्सपीरियंस ऑफ IIT, इफ यू रियली वांट टू गेट इनटू IIT, देन आज से 10 घंटा पढ़ना स्टार्ट करो। नो इफ नो बट, कोई एक्सक्यूजेस नहीं। 10 घंटा पढ़ना है तो पढ़ना है, उससे कम में काम नहीं चलेगा। समझ में आई बात? चलिए आइए टॉपिक पे चलते हैं। तो मैं बता रहा था कि हम यहाँ पे इस फोर्स को कैसे कैलकुलेट करें सर। एक तो इस डायरेक्शन में लग रहा है, दूसरा इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो कैसे कैलकुलेट किया जाए? आपने वेक्टर में एक चीज पढ़ा होगा, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। आपने पढ़ा होगा कि अगर इफ टू वेक्टर्स A and B आर इंक्लाइंड, इंक्लाइंड का मतलब होता है वो है झुकाव, इंक्लाइंड का मतलब होता है एंगल। एंगल को आप इंक्लिनेशन को हो, ठीक है, वो भी चलेगा। तो इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा, देन रिजल्टेंट वेक्टर जो होता है इसको हम R से लिखते हैं, और ये जो बराबर होता है हमारा, ये होता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। बताओ याद आए? कहने का मतलब दो वेक्टर अगर कुछ एंगल के इंक्लिनेशन, कुछ एंगल पे अगर झुका हुआ है, उसके बीच का अगर आपको एंगल पता है तो जो रिजल्टेंट फोर्स होती है ये हमारा बराबर होता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। मुझे बताओ यहाँ पे ये फोर्स कितना है? KQ स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। ये फोर्स कितना है? KQ स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। दोनों फोर्स बराबर है, अरे अब फोर्स बराबर होगी, चार्ज बराबर है, दोनों के बीच का डिस्टेंस बराबर है, दोनों फोर्स बराबर है, बट डायरेक्शन अलग अलग है। डायरेक्शन अलग अलग है, इसलिए अपने को कैलकुलेट करना पड़ रहा है कि रिजल्टेंट फोर्स किधर तरफ जाए। इसका अगर आप रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करोगे, F रिजल्टेंट अगर FR अगर फाइंड करोगे, FR से मेरा मतलब F रिजल्टेंट, तो मैं बोलूँ इसको मैं F बोल दूँ क्या, इसको भी F बोल दूँ क्या, बाद में वैल्यू पुट कर देंगे क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है। F रिजल्टेंट अगर मैं फाइंड करूँ, मुझे बताओ आपके पास अब दो वेक्टर है, एक इधर F और एक इधर F, और बीच का एंगल कितना है? 60 डिग्री। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, आपके पास दो वेक्टर है, एक इधर की तरफ F है, एक इधर की तरफ F है, ये F 32 है, ये F हमारा 31 है। आपको बोल रहा है रिजल्टेंट फोर्स निकालने के लिए, मुझे बताओ इसके बीच का रिजल्टेंट फोर्स आप कैसे निकालोगे? आप लिखोगे सर रूट अंडर F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर प्लस 2FF क्या cos 60 डिग्री। मुझे बताओ cos 60 का वैल्यू कितना होता है? 1/2, 1/2 इंटू 2, ये से ये कट जाएगा। अब यहाँ पे देखो F स्क्वायर, ये भी तो F स्क्वायर है, तो कितना हो गया? रूट अंडर 3F स्क्वायर इक्वल टू रूट 3 इंटू F। ये हो गया हमारा फोर्स, ये निकल गया हमारा फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स। अब बोलोगे सर डायरेक्शन क्या? तो चूंकि देखो वेक्टर हमारा इक्वल है 60 डिग्री पे, जब इक्वल वेक्टर रहे किसी एंगल पे तो आप जानते हो इसका रिजल्टेंट फोर्स निकलता है और इसके बीचों बीच निकलता है, यानी जो हमारा डायरेक्शन होगा एट द एंगल ऑफ 30 डिग्री। किधर से भी आपको समझ में आया? ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। आइए इस टाइप का हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का मतलब समझ में आया कि जब आपको दो चार्ज पार्टिकल से बढ़ा दिया जाए तो उसकी फोर्स हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसी को कहते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। यहाँ पे लिखा गया है कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में जो एक चार्ज पार्टिकल का जो फोर्स होता है वो सिस्टम के द्वारा लगाए गए सारे चार्ज पार्टिकल के फोर्स का वेक्टर सम होता है। वही चीज तो मैंने किया।
वही चीज़ तो मैंने किया है, इसके और इसके द्वारा फोर्स लगा रहा था, उसके वेक्टर सम को मैंने क्या किया, ऐड किया। तो किसी चार्ज पार्टिकल को जो फोर्स होता है वो क्या होता है, वेक्टर सम ऑफ ऑल द चार्ज पार्टिकल ऑफ द सिस्टम। समझ में आ गया सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। चलिए आगे हम और भी क्वेश्चंस करते हैं। आप क्वेश्चंस का टाइप लिख लेना, आप एक हेडिंग देना पॉलीगन टाइप क्वेश्चंस, आप एक हेडिंग देना पॉलीगन टाइप क्वेश्चन। पॉलीगन टाइप क्वेश्चन मतलब अभी बताता हूँ मैं। आप एक हेडिंग लिख लो पॉलीगन, पॉलीगन टाइप क्वेश्चन। इसमें हम पॉलीगन टाइप क्वेश्चन करें। कैसे सर? अभी हमने एक क्वेश्चन दिया, अब दूसरी क्वेश्चन देखिए। अगर मैं बोल दूँ ये हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल है, यहाँ पे चार्ज Q है, यहाँ पे भी Q है, और यहाँ पे अगर मैं बोल दूँ -Q है, ये आपका A है, ये B है, ये C है। तो मुझे बताओ इस C पोजीशन पे तो नेट चार्ज होगा वो कितना होगा। मैंने क्या कर दिया, लास्ट क्वेश्चन में तीनों के तीनों चार्ज पॉजिटिव दिए थे, इसमें एक चार्ज को मैंने क्या किया, नेगेटिव कर दिया। तो बताओ कैसे कैलकुलेट करेंगे। ऑफ कोर्स इट इज ऑल्सो इक्विलैटरल ट्रायंगल, ये हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो इस पे फोर्स कैसे कैलकुलेट करोगे, बिल्कुल आसान है यार। देखो इस चार्ज के द्वारा इसमें कितना फोर्स आएगा, इधर की तरफ पहली बात हुई, क्योंकि ये पॉजिटिव ये नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा, ये भी क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा, कहाँ, इधर की तरफ। इसके बीच का एंगल कितना, 60 डिग्री। मुझे बताओ क्या ये और ये फोर्स बराबर होगा? क्यों सर, चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है और बीच का डिस्टेंस भी सेम है। मैं इसको F मान, इसको भी F मान, इसके बीच का रिजल्टेंट अभी तो निकाला था यार, यही तो केस था। बस उधर था कि बाहर की तरफ निकला हुआ था, इधर अंदर की तरफ से क्या फर्क पड़ता है। तो इसका रिजल्टेंट फोर्स कितना आएगा, √3F। कोई दिक्कत, कितने डिग्री पे, 30 डिग्री पे। बात समझ में आ गई। और फोर्स की वैल्यू आप क्या लिखोगे, बिल्कुल वही, क्या, K²/A²। कोई दिक्कत नहीं। चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट 3 नंबर में आपको बोल रहा है, आपके पास स्क्वायर, क्या है, एक स्क्वायर है। यहाँ पे Q चार्ज है, 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 सब पॉजिटिव। ये A पोजीशन है, ये B पोजीशन है, ये C पोजीशन और ये D पोजीशन है। आपसे पूछ रहा है बताइए इस C पोजीशन वाले पे, इस C चार्ज पे इसका जो नेट चार्ज इस पे होगा बाकी चार्ज के द्वारा कितना होगा, ये आप कैलकुलेट कर लोगे। बिल्कुल वेक्टर सम ऑफ ऑल द चार्ज। कैसे सर, मुझे बताओ तो, ये जो QP है, ये QP पे किधर की तरफ फोर्स लगाएगा, इधर की तरफ। मान लो ना बात। चलिए ये QD है, किधर की तरफ फोर्स लगाएगा, इधर की तरफ। ये कितना है, 90 डिग्री। ये कितना होगा, 90 डिग्री। लेकिन ये QA भी फोर्स लगाएगा, ये किधर की तरफ लगाएगा, बिल्कुल इस दोनों को लाइन ज्वाइन कर दो, और ये जो फोर्स लगाएगा इधर की तरफ लगाएगा। अब आपके पास 3 फोर्स है, ये F है, ये F है। मैं क्यों इसको FF बोला फिर से, क्योंकि देखो चार्ज सेम है, डिस्टेंस सेम है, ये F, लेकिन ये F नहीं होगा। क्यों सर, चार्ज तो यहाँ भी सेम है बट डिस्टेंस सेम नहीं है ना। यहाँ का डिस्टेंस कितना है, A, और ये डायगोनल कितना होता है, स्क्वायर का डायगोनल नहीं जानते तो जान लो A√2 होता है। और अगर आप निकालना पड़े तो पाइथागोरस थ्योरम होगा। ठीक है, ये कितना हो गया डिस्टेंस, A√2। मतलब ये चार्ज तो आपको पता है कितना सर, ये तो सीधा लिखूँ मैं, AQ²/A², इसको भी लिखूँ AQ²/A²। लेकिन सर ये कितना होगा, इसको भी लिख लो आप। ये इसको मैं बोलता हूँ F2, ये F1, ये F2, इसको मैं बोल दे रहा हूँ F3। ठीक है, ये कितना होगा सर, ये KQ²/A√2 का स्क्वायर। बीच का डिस्टेंस तो सब चेंज हुआ है। जब आप A√2 का स्क्वायर तोड़ोगे कितना है, AQ²/2A²। समझ में। अब बोलोगे सर रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है, रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है, वेक्टर सम होता है। मुझे बताओ, पहले इस दोनों को कंसीडर करो, इसका जो वेक्टर सम होगा, किसका सर, F1 और F2 का जो रिजल्टेंट फोर्स जाएगा कहाँ जाएगा। फिर से ये दोनों चार्ज पार्टिकल क्या है, सेम है, इधर की तरफ जाएगा सर, ये इसी डायरेक्शन में जाएगा। क्लियर है ना, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, F1 एंड F2 की बात कर रहा हूँ। इसका जो रिजल्टेंट फोर्स होगा ये किधर की तरफ जाएगा, इसी डायरेक्शन में जाएगा, 45 डिग्री का एंगल बना के। सर ये किसके बराबर होगा, अभी तो पता है, F1 एंड F2 का जो रिजल्टेंट फोर्स होगा ये कितना होगा, अभी तो बताया था, √A² + B² + 2AB। कॉस यहाँ पे 90 डिग्री है भगवान।
cos 90 कितना होता है 0 डिग्री, यानी कि ये वाला टर्म कैंसिल हो गया। अरे तुम ऐसे भी पढ़े होंगे, दो वेक्टर को अगर 90 डिग्री पे रखते हैं तो उसके बीच का जो रिजल्टेंट फोर्स होता है वो रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। ठीक है, यहाँ पे ए और बी क्या है सेम है, यानी कितना हो जाएगा रूट 2f हो जाएगा, कोई दिक्कत। यानी कि इन दोनों फोर्स का जो रिजल्टेंट फोर्स होगा 45 डिग्री के एंगल पे कितना होगा F इक्वल टू रूट 2f, कोई दिक्कत। लेकिन ये चार्ज Q पे C पोजीशन वाले चार्ज पे टोटल रिजल्टेंट फोर्स नहीं है, ये तो अभी बस इस दोनों चार्ज के द्वारा निकला है, अभी इसके द्वारा बाकी है। तब देखो इसका और इसका जो इन दोनों का रिजल्टेंट निकला है और जो इसके फोर्स का जो डायरेक्शन है दोनों क्या है सेम है। जब वेक्टर का डायरेक्शन सेम है तो उसको क्या करते हैं सीधा सीधा ऐड कर देते हैं, तो ऐड कर दो, इसको किसको ऐड कर दो, इसको और इसको ऐड कर दो, F प्लस F3 इस दोनों का ऐड कर कितना होगा, ये हमारा रूट 2f है, रूट 2f है सॉरी, प्लस F3 कितना आया है k q स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर। यहाँ पे f की अगर हम वैल्यू पुट करें तो k q स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, कोई दिक्कत, रूट 2f। यहाँ से आप कुछ चीज़ कॉमन ले सकते हो, क्या कॉमन ले सकते हैं सर, दोनों में k q स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर है, दोनों में के क्यू और स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर को आप कॉमन लोगे, यहाँ पर बचेगा रूट 2, वहाँ उधर बचेगा 1/1, ये आपका हो जाएगा आंसर। मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे तरीके से। इसके बेस पे आप एक और होमवर्क ले लो, देखो अगर आप वेक्टर समझते हो तो बिल्कुल आप समझ सकते हैं, अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो प्लीज़ आप जाके एक बार वेक्टर पढ़ लेना, पक्का समझ आ जाएगा। एक क्वेश्चन ले रहा बहुत आसान सा, बस जिस प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ, ये प्लस क्यू, ये प्लस क्यू, ये प्लस क्यू और ये माइनस क्यू, ये सी पोजीशन है, ये बी पोजीशन है, ये ए पोजीशन है, ये डी पोजीशन है। फाइंड नेट चार्ज ऑन पोजीशन सी पोजीशन में नेट चार्ज फाइंड किया। मैंने बस लास्ट चार्ज क्या किया चेंज कर दिया। ये आपका एक होमवर्क। दूसरा होमवर्क आप ले लो, दूसरा होमवर्क बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन एग्जाम में, आपकी AI पढ़ी हुई, बट आप डरना, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बोलो यहाँ पे क्या प्लस क्यू दोनों कॉर्नर पे है, यहाँ पे स्मॉल क्यू है, आपको क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ द नेट फोर्स ऑन कैपिटल Q इज 0 देन फाइंड Q/Q का रेशियो पूछ रहा है। ऑप्शन भी दे रखा है -2√2, बी ऑप्शन दे रखा है -1, सी ऑप्शन दे रखा है +1 और डी ऑप्शन दे रखा है -1/2। समझ में आई? लास्ट क्वेश्चन समझ में आया? बोल रहा है इस दोनों कॉर्नर में प्लस क्यू प्लस पॉजिटिव चार्जेस है कैपिटल क्यू, यहाँ पे क्यू डाल दिया है, साइन नहीं दिया है चार्ज पार्टिकल का। आपसे पूछ रहा है कि अगर क्यू पे, इस क्यू पे अगर हमारा नेट फोर्स 0 है तो मुझे बताइए इस Q/Q का रेशियो क्या होगा। आपके पास ऑप्शन नहीं है। तो चलिए आज यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम पॉलीगन में कुछ और भी अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, पूछे गए क्वेश्चंस करेंगे, और तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करते रहो। चलिए, थैंक यू वेरी मच।